स्वीकारिए अभिवादन नमस्कार। आज प्रस्तुत है सुदर्शन की कहानी हार जीत। ये बात उन दिनों की है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और भारतीय देशभक्त विलायती कपड़े का बायकॉट कर रहे थे। कलकत्ता के सेठ नरोत्तम दास बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे, लाखों की आमदनी थी। वैसे तो उनके कई काम थे, पर अधिकतर काम कपड़े का था। दूसरे तीसरे महीने 2-3 लाख का ऑर्डर विलायत जाता रहता। उनकी दुकान पर 100-200 का कपड़ा नहीं बिकता था। वो इसे अपना अपमान समझते थे। उनके सौदे हजारों से कम नहीं होते थे। उनकी गिनती कलकत्ता के प्रतिष्ठित पुरुषों में थी। बच्चे बूढ़े सब उनका नाम जानते थे। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट के ऑफिसरों में उनकी पहुंच थी। हर अवसर पर 20-30 हजार रुपए वो चंदा दे दिया करते थे। जब स्वदेशी की लहर उठी तो सेठ साहब भी चौकन्ने हो गए। जगह जगह जलसे हो रहे थे। 2-3 व्यापारियों ने जोश में आकर प्रण किया कि हम भविष्य में विलायती कपड़ा नहीं मंगाएंगे, परंतु सेठ साहब पर इस आंदोलन का जरा प्रभाव न था। जब कोई उनसे कहता, कब तक आप इस कीच में फंसे रहोगे, तो हंसकर कहते, इस कीच से तो मेरी लाश ही निकलेगी, जीते जी तो न छोड़ूंगा। इसके बाद भोला सा मुंह बनाकर कहते, देखिए साहब, ये गुलगपाड़ा केवल 4 दिन का है। थोड़े दिन ठहरिए, फिर वही विलायती माल आएगा और फिर वही लोग। आप क्या समझते हैं, विलायती कपड़े की मार्केट बंद हो जाएगी? कुछ ही दिनों में लोग इस खादी से तंग आ जाएंगे। परंतु सेठ साहब का पुत्र लक्ष्मी चंद इस आंदोलन का तनमन से पक्षपाती था। जोश में कहता, विलायती कपड़े ने ही हमारे देश को पराधीन कर रखा है। जब तक स्वदेशी आंदोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं होता, तब तक हमारी गुलामी का भी नाश नहीं होगा। वो जब विलायत के बहुत बढ़िया कपड़े पहनता था, उस समय ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई बैरिस्टर है। परंतु अब उसकी अवस्था में आकाश पाताल का अंतर था। विलायती कपड़े देखकर ही उसकी आंखों में लहू उतर आता। एक दिन वह खद्दर के कपड़े खरीद लाया और अपने विलायती कपड़ों से भरे हुए 3 संदूकों में आग लगा दी। सायंकाल में सेठ साहब ने यह सुना तो क्रोध से लाल पीले हो गए और पत्नी के पास जाकर बोले, ये तुम्हारा लाल क्या कर रहा है? सुना है आज उसने सब कपड़े जला डाले। सेठानी ने कहा, मैं भी उस समय वहीं खड़ी देख रही थी, तो तुमने रोका नहीं? मैं रोक कर क्या करती? कोई बुरा काम कर रहा है तो जाओ, तुम भी जाओ उसके साथ। मैं समझती हूँ बड़ा शुभ काम है। तब तो तुम ये भी समझती होगी कि तुमने तीर्थ यात्रा कर ली। सेठानी का चेहरा तमतमा उठा। तमक कर बोली, तीर्थ यात्रा से भी बढ़कर। सेठ साहब ने कहा, देखो मेरे घर में बेहूदगियां न चलेंगी। देखो, लड़के को कुछ कहना नहीं, उसका दिल छोटा हो जाएगा। और ये काम वैसे भी भला ही है। कोई सारा देश तो पागल नहीं हो गया। पागल ही हो गया है तो महात्मा गांधी भी? ये तो मैं नहीं कह सकता, पर यह जरूर कहूंगा कि ये जोश 4 दिन का है। इसके बाद वही लोग विलायती कपड़ा पहनने लगेंगे। सेठानी ने कहा, अच्छा, लड़के से कुछ न कहना। सेठ तिलमिला उठे, जैसे बच्चे के मुंह में मिर्ची आ गई हो। सेठानी को घूर कर देखा। क्यों बार बार उसकी सिफारिश करती हो? उसने जो नुकसान कर दिया, उसके विषय में 2 बातें करना भी क्या पाप हो गया है? इतने में लक्ष्मी चंद बाहर से आया। खादी के कपड़े पहने हुए था, पैर में चप्पल थी, फिर भी वो संतोष की मूर्ति दिखाई पड़ रहा था। सेठ के सिर से पांव तक आग लग गई। बिफरे हुए शेर की तरह बोले, क्या रंग बनाया है तूने? लक्ष्मी चंद ने सिर झुकाकर शांति से उत्तर दिया, कुछ नहीं, खादी है। तू भी पागल हो गया है? देश के साथ रहना ही उचित है। मैं तो आपसे भी प्रार्थना करूंगा, विलायती कपड़े का व्यापार बंद कीजिए। और खाएं कहाँ से? भगवान एक दरवाजा बंद करेगा, 100 और दरवाजे खोल देगा, और हमें काहे की चिंता है? सेठ ने गरज कर कहा, क्या बकता है? मेरे घर में पागलपन नहीं चलेगा। लक्ष्मीचंद सीधे स्वभाव का आदमी था। पिता के सामने सिर उठाना अनुचित था, परंतु वो अनुचित दबाव भी सहन नहीं कर सका। सिर उठाकर बोला, मेरा पागलपन दूर नहीं होगा और बढ़ेगा, और इससे मुझे खुशी होगी। अच्छा, इतनी हिम्मत है तुम्हारी? घर से निकाल दूं तो एक दिन में होश में आ जाएगा। पिता यहां तक पहुंच जाएंगे, लक्ष्मीचंद को आशा न थी। क्रोध से बोला, तो इससे भी मैं मर नहीं जाऊंगा, मैं जाता हूं। सेठानी के दिल में तीर चुभ गया। रोती हुई बोली, बेटा क्या पागलपन है? इतना क्रोध
लक्ष्मी ने मुंह मोड़कर कहा, आपने देखा ना पिताजी ने क्या कहा? सेठ साहब बोले, हाँ ठीक कहा है, जाओ देखता हूँ कौन माँ तुम्हारे लिए पराठे लेकर बैठी है और कौन बाप तुम्हारे लिए रुपयों की थैली खोले बैठा हुआ है। लक्ष्मी ने जवाब न दिया, चुपचाप बाहर निकल गया। माँ कुछ क्षण तक चुपचाप बैठी रही। सेठ मन ही मन लज्जित हो रहे थे, क्यों क्रोध किया? बात को इतना बढ़ाना उचित नहीं था, पर अपना दोष मानते भी लज्जा आती थी। ये लज्जा बहुत खराब है, कभी कभी खुशियों के सारे दरवाजे हम पर बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद सेठानी ने नागिन के समान गर्दन ऊंची करके कहा, अगर मेरे लड़के को तकलीफ हुई तो आप जानेंगे। दूसरे दिन सेठ की स्त्री ने भी खद्दर पहन लिया। सेठ साहब ने देखा तो दिल पानी पानी हो गया। वो मानते नहीं थे, परंतु उनका मन कहता था कि दोष उन्हीं का है, परंतु इस दोष को स्वीकारते हुए उनका कोई मुंह बंद कर देता। उन्होंने स्त्री को इस वेश में देखा तो दृष्टि नीची करके रह गए, बात करने का साहस न हुआ, चुपचाप दुकान चले। सायंकाल को मालूम हुआ कि स्त्री भी घर से बेटे के पास चली गई है। लक्ष्मी ने बाजार में एक बैठक किराए पर ले ली थी। माँ वहां जा पहुंची। लक्ष्मी ने उसे खद्दर वेश में देखा तो उसकी खुशी की सीमा न रही। वो माँ के पैरों से लिपट गया। माँ ने कहा, लक्ष्मी उठ, चल घर चल। लक्ष्मी ने कहा, नहीं माँ, आपने देखा पिताजी ने कैसे धमकी दी है। माँ ने कहा, पिता पुत्र को धमकाया ही करते हैं और पुत्र धमकियां खाया करते हैं, परंतु ये धमकी बिल्कुल नामुनासिब थी। नामुनासिब तो थी, पर बात मामूली है। माँ ने पुत्र को समझाया, पर उसने ना का ऐसा अक्षर पकड़ा कि सैकड़ों यत्न पर भी ना छोड़ा। हार कर वो भी वहीं रहने लगी। पुत्र प्रेम ने पति प्रेम को दबा दिया। सेठ साहब झुंझला कर रह गए, पर अपनी हठ पर अड़े रहे। मूंछों पर ताव देकर बोले, देखता हूँ अकड़ कितने दिन चलती है। दूसरे दिन शहर में नया खेल आरंभ हुआ। कांग्रेस के आदमियों ने विलायती कपड़ों की दुकान पर पहरा लगा दिया। स्वयं सेवकों की सरगर्मी देखने लायक थी। जोश देखकर मन का कमल खिल उठता। लक्ष्मी चंद ने एक बजाज की दुकान पर जाकर बोला, सेठ साहब, आपसे एक प्रार्थना है। सेठ ने खद्दर का वेश, अमीरों का सा रंग रूप और देवताओं सा तेज का प्रताप देखा तो उसका हृदय श्रद्धा से भर उठा। आदर से बोले, कहिए क्या आज्ञा है? ये काम बड़ा नीच है, इसे छोड़ दीजिए। कौन सा काम नीच है? यही विलायती कपड़े का काम। सारा देश इसके विरुद्ध खड़ा है। दुकानदार ने हाथ जोड़कर पूछा, तो महाराज खाएंगे कहाँ से और खाएंगे क्या? आपको भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, आप 100 काम कर सकते हैं। इतने में दूसरा दुकानदार आ गया। आते ही लक्ष्मी की ओर उसने आग भरी आंखों से देखा। बोला, क्या बात है, ये क्या कहते हो? पहले दुकानदार को सहारा मिल गया। जरा तेज होकर बोला, कहते हैं विलायती कपड़ा बेचना बंद करो। दूसरे दुकानदार ने कहा, हम ये सब नहीं कर सकते, हम बराबर कपड़ा बेचेंगे, तो आपकी दुकानों पर पहरा लगाना होगा। पहला दुकानदार घबरा गया। उसने सुना था कि स्वयं सेवकों का पहरा सख्त होता है, उसका परिणाम भयानक होता है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मगर दूसरे दुकानदार पर असर ना हुआ। उसने हंसी उड़ाते हुए कहा, तू लक्ष्मी है क्या? लक्ष्मी का कलेजा धड़कने लगा। उसने कहा, जी हाँ। सेठ नरोत्तम दास का बेटा? जी हाँ। तो मेरे भाई, पहले बाप का काम छुड़वा लो, फिर हमारी दुकानों पर आ जाना। पहले दुकानदार के शरीर में जान आ गई। उसने कहा, अच्छा तो ये उनका बेटा है। राम राम। तो बेटा, पहले बाप की दुकान पर पहरा क्यों नहीं लगाते? हमारी बारी तो बाद में आनी चाहिए। कल्याण का काम घर से शुरू करो, घर में दिया जलाकर फिर मंदिर में जलाना। लक्ष्मी के कलेजे में तीर लगा। उसने कहा, सचमुच ये मेरी ढिठाई है जो पहरे के लिए खड़ा हो गया। मुझे पिताजी की परिस्थिति देखनी चाहिए, इस तरह तो हमारे आंदोलन की हंसाई हो जाएगी। उसका जोश सोडे के उबाल की तरह बैठ गया। वो लज्जित होकर कप्तान के पास गया और बोला, मेरा पहरा पिताजी की दुकान पे लगा दें तो बड़ी कृपा होगी। कप्तान ने सारी बात सुनी तो हैरान हो गया। ये बड़ी कठिन सी बात है। तुमने सुना नहीं, आज तुम्हारे पिताजी ने हमारे स्वयं सेवक गिरफ्तार करा दिए। लक्ष्मी ने लज्जित होकर कहा, तो मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इस समय उसके मुंह पर ऐसी लज्जा बरस रही थी मानो स्वयं कोई अपराध किया हो। पिता के दोष पर पुत्र लज्जित हुआ। कप्तान ने कहा, अच्छा तो कल से तुम्हारा पहरा तुम्हारे पिताजी की दुकान पर। सुबह हो चुकी थी। सेठ नरोत्तम की दुकान पर स्वयं सेवकों की भीड़ थी। वो व्यापारियों से मिन्नतें करते, समझाते, पांव पकड़ लेते। व्यापारियों के हृदय पर इसका प्रभाव पड़ रहा था। वो दुकानें बंद करके वापस चले गए। मैं फोन पर पुलिस को खबर देने जाता हूँ। यदि आप लोग हट जाएं तो अच्छा है, नहीं तो जो होगा देखा जाएगा। एकाएक उनकी दृष्टि लक्ष्मी पर पड़ी। हौसले टूट गए। जिस तरह उड़ता हुआ कबूतर बाज को देखकर सहम जाता है, उसी तरह पुत्र को स्वयं सेवकों में देख पिता का जोश बैठ गया। मन में सोचा, यही लड़का है जो कभी मोटर के बिना 2 पग नहीं चलता था। आज इसके पैर में साधारण सी चप्पल है। सिर के बाल खुश्क हो गए हैं।
कपड़े खद्दर के हैं पर चेहरा चमक रहा है। घर से बेघर होकर भिखारियों की तरह काम कर रहा है पर अपना कोई स्वार्थ नहीं। जो कुछ करता है वो देश और जाति के हित के लिए, और इस समय कैद होने को तैयार है। राजकुमारों की तरह पला है पर अपराधियों की तरह दंड भुगतने को उतारू है। एक मैं हूँ जो धन के लोभ में देश और जाति की परवाह नहीं करता। कहने को कोई कहे मगर सच्ची बात यही है कि हम अपने लाभ के लिए देश को लुटा रहे हैं। सेठ का हृदय भर आया। उसने लक्ष्मी चंद को घर से निकाल दिया था पर उसका प्यार हृदय से नहीं निकाल सका था। चुपचाप दुकान के अंदर चला गया। लक्ष्मी ने यह देखा तो सब कुछ समझ गया। थोड़ी देर बाद दुकान के एक नौकर ने आकर लक्ष्मी से कहा, सेठ बुलाते हैं। लक्ष्मी दुकान में चला गया। बाप के सामने जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। सेठ ने उठकर उसे गले से लगा लिया। कहा, लक्ष्मी तुमने मुझे शिक्षा दी है, ये काम छोड़ रहा हूँ। लक्ष्मी पर जादू हो गया। उसने रुक रुक कर पूछा, तो आप काम छोड़ रहे हैं? हाँ, छोड़ रहा हूँ। कब? अभी, इसी समय। लक्ष्मी ने पिता की ओर देखकर कहा, मैंने आपके सामने गुस्ताखी की है, क्षमा कीजिएगा। नरोत्तम ने फिर पुत्र को गले से लगाया, प्यार से उसका माथा चूम लिया। इतने में मुंशी ने कागज पर हस्ताक्षर कराने के लिए रख दिया। इसमें अंग्रेजी फर्म के नाम 3 लाख रुपयों की धोतियों का ऑर्डर था। सेठ ने फाड़ कर फेंक दिया। मैनेजर से कहा, दुकान बंद कर दो। फिर लक्ष्मी से बोले, तुम मोटर लेकर घर चलो, अपनी माँ को लेते आना, मैं जरा ठहर कर आता हूँ। लक्ष्मी गदगद हो गया। हंसता हुआ वॉलंटियर के पास गया, बोला, पहरा हटा दो, दुकान बंद कर दी गई है। स्वयं सेवक ने पूछा, और ये माल किसी दूसरे देश में थोड़े मूल्य पर बेच दिया जाएगा। स्वयं सेवकों ने चिल्लाकर कहा, बोलो भारत माता की जय, सेठ नरोत्तम दास की जय, भाई लखीमचंद की जय। रात का समय था। सेठ नरोत्तम दास मोटर से उतरकर मकान के अंदर गए। उनकी स्त्री ने देखा तो आनंद से झूमने लगी। सेठ खद्दर पहने हुए थे। उसने आज तक सेठ को विलायत से बने बढ़िया और बहुमूल्य कपड़ों में ही देखा था। उसमें वो अच्छे भी लगते थे, परंतु खद्दर में वो मनुष्य नहीं देवता मालूम होते थे। विलायती कपड़ों में ओछापन था और इन कपड़ों में भूलापन। उनमें दिखावा था, इनमें सच्चाई है। उनमें तड़क भड़क थी, इनमें सादगी है। उन कपड़ों में और इन कपड़ों में जमीन आसमान का अंतर था। वो खुशी से उठकर पति के पैरों पर गिर पड़ी। सेठ ने कहा, तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। सेठानी ने कुछ उद्विग्न होकर पूछा, वो क्या? लक्ष्मी कहाँ है? अपने कमरे में। जरा बुलाओ तो। लखीमचंद आ गया। पिता को खद्दर वेश में देखकर उसका हृदय गदगद हो गया। सेठ साहब ने कहा, बेटा बाहर मोटर में तुम्हारी माँ के लिए तोहफा है, जाओ उठा लाओ तो। थोड़ी देर बाद लखीमचंद एक सुंदर सा चरखा और रुई उठाए हुए अंदर आया। सेठानी ने हंसकर कहा, मेरे विचार में ये 4 दिन का खेल है, फिर वे लोग होंगे और फिर वही विलायती माल। सेठ का मुंह लाल हो गया। कुछ दिन पहले उन्होंने ये शब्द आप कहे थे। उस समय ये उनका विचार था कि आंदोलन शीघ्र समाप्त हो जाएगा, परंतु अवस्था बदल गई। अब उनको पूर्ण विश्वास हो गया था कि इस आंदोलन को ब्रह्मा भी समाप्त नहीं कर सकते थे। लज्जित क्यों करती हो? मैं अपनी हार स्वीकार कर चुका हूँ, परंतु आपने हार कर ही बाजी जीत ली है। सेठ साहब समझ न सके इस बात का क्या अर्थ था। हैरान होकर बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? लखीमचंद ने दैनिक पत्र आंदोलन के आज का अंक उनके हाथ में रख दिया और कहा, देखिए। सेठ साहब ने पर्चा लेकर देखा। पहला ही लेख उनकी प्रशंसा में था। पढ़कर बोले, क्या वाहियात लिखा है, मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। सेठानी चरखा काटने लगी। उसकी धू धू की सुमधुर आवाज में ये शब्द डूब गए। लक्ष्मी खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो कमरा और कमरे की दीवारें सब मुस्कुरा रही थी। अभी आप सुन रहे थे सुदर्शन की कहानी हार जीत। अगली किसी कहानी के साथ फिर होगी आप लोगों से मुलाकात। तब तक सुनने का ये सिलसिला जारी रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।